वर्कडन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे बेसिक डेफिनेशन में, और आपको साइक्लिक प्रोसेस के नोटेशन के लिए वर्कडन डेफिनेशन किया था इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रेशन पीडीवी फॉर साइक्लिक प्रोसेस, और ये आपको एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, ये पॉइंट आपको डिस्कस हो गया होगा। एक न्यूमेरिकल आपको नोट कराया था, वो भी आपको डिस्कस हो गया था। अगर आपको कोई साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ किया हुआ है ऑन पीवी डायग्राम, नॉट फॉर ऑल डायग्राम, और आपको यहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस का शेप कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी, स्क्वायर और ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कोई भी फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पे अगर साइकिल का एरो आपको कंफर्म हो जाए कि क्लॉकवाइज है और काउंटर क्लॉकवाइज है, तो वर्कडन का साइन आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये आपको इस पर्टिकुलर पार्ट के लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस भी किया होगा कि कोई 2 स्टेट्स आप कंसीडर कर लीजिए, हायर एरिया और लोअर एरिया को कंपेयर करिए, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, आप साइन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर साइकिल को आप क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे तो साइन इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में ये वर्कडन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आएगा, और अगर क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे साइकिल को, अगर काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसी वर्कडन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम आप चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव वर्कडन बाय द सिस्टम डिस्कस किया है, नेगेटिव वर्कडन ऑन द सिस्टम आपने किया है। और लास्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिससे आपको बेसिक डेफिनेशन में स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का डिफरेंस आपको कंफर्म हो जाए। पहले यहाँ पे डेफिनेशन नोट करेंगे हीट कैपेसिटी के लिए। आपको लास्ट लेक्चर में हीट के लिए एक बेसिक डेफिनेशन डिस्कस किया था। अगर हीट ट्रांसफर के लिए भी यहाँ पे साइन नोट कर लेंगे। अगर हीट ट्रांसफर पॉजिटिव है तो हीट गिवन टू द सिस्टम होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। वो आप अगर एक 12th लेवल पे बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं हीट ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये पार्ट पॉजिटिव है, और चेंज इन टेम्परेचर जब आप फाइंड करेंगे, अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव आए तो हीट ट्रांसफर पॉजिटिव आएगा। तो अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, उसका टेम्परेचर अगर फेज सेम है तो सेम फेज के लिए उसका टेम्परेचर रेज करेगा। जब रेज करेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल से जब चेक करेंगे तो अमाउंट पॉजिटिव आएगा, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव बनेगा। तो साइन कन्वेंशन से वर्कडन के लिए है, बाकी ऑल साइन कन्वेंशन में हीट ट्रांसफर के लिए यही आपको स्टेटमेंट आपको यूज करना है, वो टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन में। हीट कैपेसिटी इसके लिए सपोज नोटेशन मैंने सी डैश यूज कर लिया। द हीट और द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat given to the system or given to a sample of given mass of the material to increase its temperature by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called heat capacity. तो ये बेसिक डेफिनेशन हीट कैपेसिटी के लिए नोट हो गया। आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट प्रोसेस की कंडीशंस वहां पे आप इंक्लूड कर लेंगे हीट ट्रांसफर के लिए। तो अगर यहाँ पे ये हीट कैपेसिटी के टर्म्स में रिजल्ट को चेक करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर को आप यहाँ पे यूनिटी इंक्लूड कर लें 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, सिंगल टेम्परेचर नहीं है। तो ये चाहे तो पहले इनफाइनेटिसिमल चेंज के लिए यूज कर सकते हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन द हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर वेरिएशन से आप हार्ड चेंज के लिए फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉल चेंज के लिए ये अमाउंट को मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इंक्लूड कर लिया। दैट पार्ट से आप ये सी डैश को चेक कर सकते हैं, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। यही डेफिनेशन आपको यहाँ पे नोट करना है। किसी पर्टिकुलर सैंपल चाहे उसमें मास 1 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है हीट कैपेसिटी के लिए। तो फिर से मास को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। और उस न्यूमेरिकल पार्ट के लिए जब आप ये चेक करेंगे तो उसका यूनिट भी आपको आइडिया रहेगा। इस पार्ट से आपको लेफ्ट साइड में यूनिट का
आइडिया है हीट ट्रांसफर के लिए जूल और कैलोरी आप यूनिट कंसीडर करेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए सेंटीग्रेड और केल्विन पार्ट आप यूज करेंगे, तो आपको हीट कैपेसिटी के लिए यूनिट आपको कंफर्म हो जाएगा। कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरी पर केल्विन। इसी को अगर हीट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर आपको कंफर्म होता है सभी को कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। इस कन्वर्जन फैक्टर को आप इंक्लूड करके आप ये जूल पर सेंटीग्रेड और जूल पर केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन है जिसमें आप अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है, आपको अमाउंट मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो पहले आप स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन में इसको ओवरलैप करते हैं, स्पेसिफिक हीट में आपको मास मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी आप ये इजीली अगर कहीं मिस्टेक होगा भी तो इस यूनिट से आप चेक कर सकते हैं। ये यूनिट आप चेक करिए, अगर इसमें आप मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोडक्ट का यूनिट हीट यूनिट में कन्वर्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हीट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ओनली टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाई करना है जिससे हीट यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। तो यूनिट से भी आप इसको इस डेफिनेशन को करेक्टली नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नोट करेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये स्मॉल सी से आप चाहें तो नोट कर लें, बट ये स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस नहीं होगा इसलिए मैंने इसको सीधा लिखा है। नोटेशन से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से आप अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को आप नोट कर सकते हैं। अगर एम अमाउंट ले रहे हैं, मास आपको गिवन है वहाँ पे, और सी स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बनेगा इनफिनिटेसिमल चेंज इन टेम्परेचर के लिए। अगर आप एम को मास को 1 ग्राम इंक्लूड कर लें और चेंज इन टेम्परेचर को फिर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू dQ। यूनिट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे स्पेसिफिक का डेफिनेशन नोट करेंगे, द हीट या अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम जो आपको लास्ट यहाँ पे स्लाइड में हिंट किया, हीट गिवन टू अ सैंपल। तो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आप ये स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं उस मटेरियल के 1 ग्राम का, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू इंक्रीज गिवन टू द मटेरियल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक वर्ड के लिए पर यूनिट मास का कंसेप्ट आता है, पहले से आप स्पेसिफिक चार्ज में आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से आप यूनिट चेक कर सकते हैं, जो डेफिनेशन अभी आपको हिंट किया, ये आपको स्पेसिफिक हीट के लिए डेफिनेशन यूज करना है इनफिनिटेसिमल चेंज के लिए। इसी पार्ट से आप यूनिट को कंफर्म कर सकते हैं, और हीट के यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या पार्ट आपको मल्टीप्लाई करना है जो अभी लास्ट स्लाइड में हिंट किया था, वो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरी पर ग्राम केल्विन, और इसी को आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको जूल में भी नोट हो जाएगा। समटाइम इसी को किलो कैलोरी और किलोग्राम में भी आप नोट कर सकते हैं। तो डी से आपको जो डेफिनेशन बनेगा, ये अमाउंट यहाँ पे 1 करके आपको हिंट किया है, बाकी सी डैश के लिए डेफिनेशन आपको नेक्स्ट टाइम कहीं रिक्वायर्ड होगा तो dQ/dt यूज करना है, dQ/dt ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे हिंट किया है। और स्पेसिफिक हीट के लिए आपको यूज करना है 1/m dQ/dt। और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और बोथ में रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट आप नोट करेंगे, समटाइम मोलर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आएगा। मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट सेम वर्ड है। यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर दिया है 1 मोल। मोलर के लिए मैंने यहाँ पे सफिक्स में एम नोट कर दिया। द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of 1 mole
of the material by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called molar heat capacity. अगर मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के टर्म्स में ये हीट ट्रांसफर को आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलर स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर, ये आपको डेफिनेशन रिक्वायर्ड होगा. यूनिट आप चेक कर सकते हैं, कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरी पर मोल केल्विन. हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको 1 मोल का अमाउंट पता है, नंबर ऑफ मोल्स आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको हीट कैपेसिटी का आइडिया मिल जाएगा. देखो जब आप बुक्स में डेफिनेशंस यूज किए होंगे किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को स्टडी करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेशन में ये डेफिनेशन वो आप जो बेसिक डिफरेंस नहीं पता था तब भी वो आपके रिजल्ट सेम आ रहे हों, बट जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे तब जरूर वो कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर आपने रॉन्ग डेफिनेशन यूज किया तो कैलकुलेशन का अमाउंट भी रॉन्ग आएगा. और ये कैलकुलेट करने के लिए ये आपको आइडिया होना चाहिए. अगर आपको मोलर मास जो आप वर्ड लेते हैं उसका अमाउंट डेफिनेशन करेक्टली पता होगा, ये डेफिनेशंस को आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ये नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो रहा है. मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ जो आगे रिकॉर्ड होंगे तो आप यहाँ से यूज कर लेंगे. स्मॉल m मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एन नोटेशन अभी आपको डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स, Na अवोगाड्रो. अवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सभी को कंफर्म होगा. जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये आप लोग 12th लेवल तक केमिस्ट्री में भी मोस्टली यूज किए होंगे और यही रिजल्ट्स आपको आगे रिक्वायर्ड भी होंगे जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे. थर्मोडायनामिक्स में ये आपको हो सकता है कि रेयरली आप यूज करें, बट करेक्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. और जब सॉलिड स्टेट 6.023 यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी 6.023 वो आप एक बार चेक कर लीजिए, मुझे साथ यही याद. और किसी को डाउट है कोई न्यूमेरिकल जो वैल्यू मैंने नोट किया यहाँ पे? सर इट डजंट मैटर सर. तो जो आपको यहाँ पे हिंट करा था उसको क्लियर करेंगे. अगर आपको मोलर मास का डेफिनेशन करेक्टली पता है, मैं कार्बन के लिए यहाँ पे हिंट करा, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया 12, तो आप ये बता सकते हैं कि ये 1 कार्बन एटम का मास है या 1 कार्बन मॉलिक्यूल की बात करें या मोलर, ये मोलर मास है, बता सकता है कोई? नो सर. मोलर मास. अगर आपको ये 12 ग्राम दे दिया जाए तब? यस सर. सर बता सकते 1 मोल. ये 1 मॉलिक्यूल का है या 1 मोल का? 1 मोल का. सभी को आइडिया होना चाहिए. देखो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास ग्राम में नहीं आएगा, सभी को क्लियर होना चाहिए. जिस मॉलिक्यूल को आप आई से डिडक्ट नहीं कर सकते उसका ये आप चेक करिए, मैं 10 टू पावर नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1 और 2 डिजिट में ग्राम में नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल मास बन गया जिसको आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो आपका करेंसी कॉइन है, ठीक है, उसे कंपेयर करेंगे तो जो ओल्ड कॉइन था पहले 12 ग्राम का होता था, फिर 10 ग्राम का. जो रिसेंटली कॉइन है उनका मुझे आइडिया नहीं है, बट वो ग्राम में होते हैं, वो आप कंपेयर कर सकते हैं. तो ये आपको सभी को आइडिया होना चाहिए कि अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी डेफिनेशन पढ़े होंगे एटॉमिक मास यूनिट का, फिर आपने कन्वर्जन किया होगा, ठीक है. तो ये 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 एटम के लिए, जो वेरी स्मॉल अमाउंट है एटॉमिक मास यूनिट. बट जब आपको ग्राम में आप ये नोट कर लेंगे तो ये 1 मोल का अमाउंट बनेगा. 1 मोल मीन्स मोलर मास बनेगा. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, मास ऑफ 1 मोल. और 1 मोल में आपको ये आइडिया है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये Na मॉलिक्यूल का मास है. तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, देखो ये अमाउंट मैंने पहले यूज किया है, तो आप चाहें तो इसको M1 कर लें 1 मोल 1 मॉलिक्यूल के लिए. इससे आपको ये नोटेशंस का डिफरेंस कंफर्म हो जाए. मास ऑफ सैंपल ऑफ मटेरियल
ये नोटेशन आपने पहले अमाउंट एम लिया है पर्टिकुलर सैंपल के लिए स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफाई करना, तो मैंने सेम नोटेशन यूज कर लिया। अब आप यहाँ से अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, ये भी कहीं पे नोट कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अगर हमें 1 मॉलिक्यूल का मास पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो उस पर्टिकुलर सैंपल का मास आप कैलकुलेट करेंगे nm। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो और 1 मोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होता है, तो इस n को आप नंबर ऑफ मोल्स और 1 मोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप नोट कर सकते हैं। तो इस n को आप जब रिप्लेस करेंगे तो n Na m1, आपको 1 मोल और Na मॉलिक्यूल्स के मास का आपको नोटेशन कैपिटल M मिला है, तो ये n कैपिटल M आप यूज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं जो अप टू 10th और 12th लेवल सभी को कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। और आप केमिस्ट्री में मोस्टली कैलकुलेशंस में ये रिजल्ट यूज भी किए होंगे, बट यहाँ पे आके जब आप अप्लाई करते हैं तो काफी कैंडिडेट्स को डाउट रहता है। अब इन्हीं डेफिनेशंस को आपको यूज करना है हीट कैपेसिटी पार्ट के लिए, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के लिए। अगर आप अमाउंट ऑफ हीट फाइंड कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में mc/dt, जो नोटेशन पहले आपको बताया है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अब ये मास को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए जिस पार्ट में आपको कन्वर्ट करना हो। अगर आपने ये n m इंटू सी डी टी आप नोट कर लें, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट का पार्ट आपको कंफर्म हो गया। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, और ये आपको हीट कैपेसिटी में नोट कराया है C/dt, ये मास इंटू स्पेसिफिक हीट में नोट हो गया अगर ग्राम में आप मास ले रहे हैं, और ये पर ग्राम में आपको दिया हुआ है। तो ये डेफिनेशन आपने कंपेयर किया तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताया। अब अगर मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में आपको डिफरेंस चेक करना हो तो आप एक पार्ट को वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया, तो ये पार्ट यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं सीरियस नंबर ऑफ मोल्स और मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि 1 मोल का अमाउंट का कंडीशन यहाँ पे इंक्लूड हो गया। नंबर ऑफ मोल्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट सैंपल के और आपको कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं स्पेसिफिक हीट रिगार्डिंग। और स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट कब आपको यूज करना है, अगर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर मटेरियल का फेज कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो जितना भी अमाउंट आप हीट ट्रांसफर करेंगे वो होल अमाउंट उस पर्टिकुलर मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज करेगा। अगर उसको प्रोवाइड करें तो टेम्परेचर रेज करेगा, और अगर उसे हीट रिमूव करें तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, अगर फेज सेम है। बट अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड किया जो फेज कन्वर्जन के इक्विवेलेंट टेम्परेचर अप्रोच होने के बाद आप फिर से हीट अगर ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर रिमेनिंग जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट वहाँ पे प्रोवाइड किया है उससे मटेरियल का फेज कन्वर्ट होगा वन लोअर फेज टेम्परेचर फेज से हाई टेम्परेचर फेज में। आप इसके लिए वाटर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर 3 फेज में कोएग्जिस्ट करता है, तो अगर आप लिक्विड फेज को आप कंसीडर कर रहे हैं, आप इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज आपने रूम टेम्परेचर पे वाटर लिया हुआ है, उसको आप हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर वाटर का रेज करता चला जाएगा। तब तक रेज करेगा अगर आप सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को अप्रोच ना कर जाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉइल करेगा। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक सफिशिएंट हीट प्रोवाइड कर लिए और जो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट प्रोवाइड करेंगे, फिर वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना आपने हीट ट्रांसफर किया वो सारा हीट वाटर का फेज कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा। और हायर टेम्परेचर फेज वाटर का है वेपर, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर जब ऑल वाटर कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो उस वेपर का फिर से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो आपको जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये पॉइंट को, ये कंसेप्ट को जरूर आपको माइंड में आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि अगर फेज कांस्टेंट है तो अगर हीट ट्रांसफर करेंगे तो पर्टिकुलर फेज का टेम्परेचर चेंज होगा। अब अगर फेज कन्वर्ट हो रहा है तो फेज कन्वर्जन जब आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बाद आपको कंफर्म होगा, या आप अगर पहले यूजी लेवल और पीजी लेवल का थोड़ा सिलेबस को रिकॉल कर पाए, तो फेज कन्वर्जन से आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। देखो अननेसेसरी अनम्यूट नहीं हुई, उससे डिस्टर्बेंस होता है। अंकित कुमार शर्मा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आगे जब आप आर्टिकल्स में पढ़ेंगे या फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको रिकॉर्ड होगा, या आप एंट्रोपी चेंज फाइंड करते हैं तब दैट पार्ट के लिए फिर रॉन्ग फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं। तो ये आप जो मैंने स्टेटमेंट बोला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर डिफरेंट फेज में अगर कोई मटेरियल एग्जिस्ट करता है तो उसको आप हीट ट्रांसफर करेंगे, तो एक पर्टिकुलर फेज के लिए जब हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हीट ट्रांसफर के लिए। अब अगर आपने सफिशिएंट हीट प्रोवाइड कर दिया और उसका टेम्परेचर फेज कन्वर्जन वाले टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो गया, अप्रोच कर गया, उस पर फिर आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे तो फेज कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड होगा, और फेज कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता हीट ट्रांसफर में। आप रिकॉल करिए, सम टाइम आप हीट ट्रांसफर के लिए ये फॉर्मूला भी यूज किए होंगे, डेल्टा Q = m × L इन टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट। ये कॉल हो रहा होगा सभी को, बट आप लोग हो सकता है, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, आप में से मोर देन 25% ये सिर्फ मेमोराइज कर लिए होंगे दीज टू फॉर्मूले को, बट कब एप्लीकेशन करना है इस पार्ट का मोर देन 25 को नहीं बताओ।
बट जब प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो सिमिलर प्रॉब्लम में तो आप उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि सोल्ड एग्जाम्पल पढ़ के आप आगे अप्लाई करके आए होंगे, बट आपको खुद से रीजन भी पता होना चाहिए। ये तब यूज करना है जब फेज कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर अमाउंट नहीं आ रहा है, क्योंकि दैट पार्ट के लिए अगर टेम्परेचर अमाउंट को चेक करें तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता फेज कन्वर्जन में, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर 0 बन जाएगा, जबकि हीट ट्रांसफर ऑब्जर्व होता है वहाँ पे। आप डेली लाइफ में किचन में एक्सपीरियंस भी करते होंगे, चाहे आपको कॉफी बनाना हो, टी बनाना हो, या वाटर को बॉईल करना हो, ये दोनों पार्ट वहाँ पे यूज होता है। अगर वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर से लेस है, बॉइलिंग पॉइंट से लेस है, तब आप ये पार्ट यूज करेंगे। अगर वाटर बॉईल होने लगा तब आप ये पार्ट यूज करेंगे। तो जब फेज कांस्टेंट है तो फेज कांस्टेंट में हीट ट्रांसफर से टेम्परेचर चेंज होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फेज कन्वर्जन हो रहा है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो फेज कन्वर्जन सेम टेम्परेचर पे होता है, वो आइसोथर्मल आइसो बारीक प्रोसेस होता है जो आगे कंफर्म होगा। अभी जस्ट ये चेक करें, अभी जस्ट ये ध्यान रखें कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हीट ट्रांसफर करेंगे फेज कन्वर्ट होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, जिसमें आगे लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है। जो लेटेंट हीट का डेफिनेशन मुझे डिस्कस करना था, दैट पार्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया है। तो लेटेंट हीट, the amount of heat required to convert, इसको ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ग्राम में आप पर ग्राम के लिए आप यूज कर लेते हैं। टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ द मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम वन फेज टू अनदर is called latent heat। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर m ग्राम आप अमाउंट ले रहे हैं और 1 ग्राम के लिए आपको अमाउंट पता है, तो q dq इज इक्वल टू ml। ये पार्ट अगर मास यहाँ पे कन्वर्ट कर, यहाँ पे dm पार्ट लें 1 ग्राम के लिए और इसको इंटीग्रल करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा ये पार्ट, और इंटीग्रल dm टोटल सैंपल के मास में कन्वर्ट होगा। और यहाँ से अगर आप लेटेंट हीट का यूनिट चेक करेंगे तो कैलोरी पर ग्राम, यहाँ से भी आपको आइडिया होना चाहिए कि टेम्परेचर आपको चेंज मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चाहे एक्सप्रेशन पता होगा तो यूनिट फाइंड कर लेंगे, और यूनिट पता होगा तो आपको क्या एक्सप्रेशन यूज करना है उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फेज कन्वर्जन के लिए आपको ये लेटेंट हीट का अमाउंट चेंज होगा। जैसे वाटर के लिए आप 2 टाइप ऑफ लेटेंट हीट पढ़ते हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर 3 फेज में कोएग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज भी होगा जो आइस फॉर्म है, लिक्विड फेज वाटर वर्ड और वाटर वेपर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बने, 2 बाउंड्रीज बनी, दीज 2 बाउंड्रीज के लिए 2 टाइप ऑफ लेटेंट हीट आप यूज करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वर्ड भी आपको जो वर्ड है यहाँ पे लेटेंट, इसका भी रीजन पता होना चाहिए। आपको किसी भी सिस्टम को, किसी मटेरियल को आपने हीट ट्रांसफर किया और हीट इनवर्ड फ्लो हुआ या आउटवर्ड फ्लो हुआ, उसको आपको डिटेक्ट करना है। कितना अमाउंट आएगा वो आप इन 20 फॉर्मुलेज को यूज कर लेंगे, बट डिटेक्ट करना है तो आप थर्मोमीटर आप यूज करेंगे। थर्मोमीटर को दैट पर्टिकुलर मटेरियल के थर्मल कॉन्टैक्ट में लाएंगे। अब थर्मोमीटर में अगर टेम्परेचर आपको डिटेक्ट हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो आप हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको 20 फॉर्मुले में आपको यहाँ पे किया है। थर्मोमीटर से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि हीट इनवर्ड फ्लो हो रहा है या आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। बट इस पर्टिकुलर हीट ट्रांसफर में जब आप से वन फेज से अनदर फेज में कन्वर्जन करेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, जो डेफिनेशन में नॉट दिख रहा है, वो थर्मोमीटर से आप डिटेक्ट नहीं, जब डिटेक्ट नहीं करेंगे तो हीट लेटेंट फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आता है लेटेंट हीट। तो ये बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको सम डेफिनेशंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सम डेफिनेशन आपको आज डिस्कस हुआ और भी डिस्कस होना है। तो मैंने पहले हीट, एनर्जी, वर्क, दीज बेसिक डेफिनेशंस बताए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हीट आपको डिस्कस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन में डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो ये जो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है वो आप डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट डेफिनेशन हो सकता है आप यूज किए हो। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो ये इक्विलिब्रियम आप हो सकता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को वहाँ पे यूज कर रहे हो, आप फोर्स से डिफाइन किए होंगे इक्विलिब्रियम को कि अगर वहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा, बट वो सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन बताता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन, अगर आप जिस टाइप के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज अगर सिस्टम की अनचेंज्ड है देन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे डेफिनेशन नोट करेंगे जो ऑल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए एप्लीकेबल होगा। इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम do not change with time, then system is called in equilibrium. अगर ये डेफिनेशन आपको मैकेनिक्स में यूज करना हो तो वहां पे आप डेफिनेशन को लाइक दिस यूज कर सकते हैं। इफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे कि किस टाइप ऑफ
क्या प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होंगी देन सिस्टम विल बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसको आप यहाँ पे फोर्स के टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए ये प्रॉपर्टीज को आप स्पेसिफाई करते चले जाएंगे, या उस प्रॉपर्टी के वहाँ पे इनडायरेक्टली किस पार्ट पे वो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है दैट टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करते हैं तो टेम्परेचर को आप रेफरेंस लेते हैं, बुक में आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर अगर अनचेंज है, टेम्परेचर सेम है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, सिस्टम के ऑल पार्ट का टेम्परेचर सेम है, तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है देन सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिक डेफिनेशन जो आपको प्रॉपर्टी के टर्म्स में डिफाइन किया है वो तो आप कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को आप इंक्लूड करके डिफाइन कर सकते हैं। मैं जो डेफिनेशन आप लोग बुक में पढ़े होंगे कि टेम्परेचर और यहाँ पे प्रेशर और कंसंट्रेशन पार्ट से आप 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम। If there is no temperature difference, तो डिफरेंस के लिए ग्रेडियंट वर्ड भी आप यूज कर लेते हैं। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, ये पहले सिस्टम के लिए नोट करें, इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम and between system and its surroundings, then system is called in thermal equilibrium. तो यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया है कि टेम्परेचर के टर्म्स में आपको डिफाइन किया है, बट ये जो कॉमन डेफिनेशन आपको बताया है इसमें प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर देंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज बढ़ा जाएगा। तो ये अनदर डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। इफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम देन सिस्टम इज कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आप नोट करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इफ देयर इज नो नेट फोर्स, और फोर्स से रिलेटेड आप अनदर पैरामीटर भी नोट कर सकते हैं, प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर ग्रेडियंट। इफ देयर इज नो नेट फोर्स अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम and between system and its surroundings, then system is called in mechanical equilibrium. Third type of equilibrium, chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो यहाँ पे जैसे फोर्स के टर्म्स में आपने डिफाइन किया है, तो केमिकल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन आप वर्ड यूज करेंगे, या डेंसिटी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, मास डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, दीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तब केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगा। तो ये नोट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, इफ देयर इज नो कंसंट्रेशन डिफरेंस among different part of the system or system and between system and its surroundings, then system is called in chemical equilibrium. अगर ये ऑल 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल होगा देन सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो 2 डिफरेंट वर्ड हैं, एक है थर्मल इक्विलिब्रियम और एक है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम विल बी इन
थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल होगा, देन सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर these 3 में से कोई एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल होगा, देन सिस्टम विल बी इन दैट इक्विलिब्रियम। अगर these 3 में से कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, देन सिस्टम विल बी इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपके जो सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स का मोस्टली सिलेबस है वो आपका इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स का है। नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स का जो सिलेबस है बहुत कम है, जिसमें आप डिफ्यूजन और रैंडम वॉक वगैरह आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मोस्टली जो सिलेबस है वो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स का है। और आपको लास्ट लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था थर्मोडायनामिक्स का, दैट टाइम पर आपको हिंट भी किया था कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे बेस्ड है। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो किसी भी सिस्टम को आपको स्टडी करना है तो सिस्टम में कोई ना कोई एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स के लिए फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम पार्ट को आप एक्सक्लूड करके चलते हैं। अभी आपको एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे नोट कराया है। तो जब आप थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे टाइम को इग्नोर करके चलेंगे इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स के लिए। और कोई भी सिस्टम की आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट स्टडी करना हो, इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको फाइंड करना हो, वो आप इक्विलिब्रियम में ही नोट करते हैं। वन इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना होगा तो एक वर्ड आएगा प्रोसेस का, जिसमें एटलीस्ट वन स्टेट वेरिएबल चेंज होगा। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट जो आप पहले डिफरेंट सिस्टम के लिए हो सकता है और आपको मेमोराइज भी हो, और बाकी इक्वेशन ऑफ स्टेट जरूर आपको ना मेमोराइज हो, पर आइडियल गैस के लिए जरूर आपको मेमोराइज होगा। P इक्वल्स इन RT, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। वंडरवाल गैस के लिए हो सकता है मेमोराइज हो, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इसी से आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं। तो दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टेट वेरिएबल्स। P, V और T ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो आगे अभी डेफिनेशन भी नोट कराएंगे स्टेट वेरिएबल्स का। बट पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में ही आप सिस्टम को स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स के लिए, और इक्विलिब्रियम में ही आप इक्वेशन ऑफ स्टेट नोट करते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप among state variable is called equation of state। और किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की इक्वेशन ऑफ स्टेट को आप जनरली लाइक दिस फॉर्म में नोट कर सकते हैं। ये जनरल रिलेशनशिप है। हो सकता है समटाइम आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम की इक्वेशन ऑफ स्टेट को ओनली 2 ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दें, बट जनरली मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं। और इसके अलावा भी कोई अनदर फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी सम न्यू स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये जनरल कंडीशन है आपको यहाँ पे। तो आप ये फॉर्म कंपेयर करें, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस आपने इस फॉर्म में मेमोराइज किया होगा, बट राइट साइड यहाँ पे 0 है। इट मींस आपको PV माइनस NRT इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन बन गया। और ये फॉर्म आप कंपेयर कर सकते हैं। PVT में आपको जनरल रिलेशन जो फॉर्म था उसमें आपको नॉन रिलेशन कंफर्म हो गया। ऐसे आप वंडरवाल गैस के लिए इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट एक जनरल फॉर्म आपको मैंने हिंट कर दिया। स्टेट वेरिएबल्स का जो रिलेशन होगा आप उसको इक्वेशन स्टेट कहेंगे। इसी सिस्टम को आपको स्टडी करना है। तो जैसे आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हिंट किया था कि उसकी लिमिटेशंस होती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेशंस होती हैं, ऐसे कोई भी फिजिक्स का ब्रांच है उसको आपको किसी सिस्टम को स्टडी करना है उसमें, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच की भी लिमिट होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे एक वर्ड आएगा थर्मोडायनामिक लिमिट। किस लिमिट में आप किसी सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक लिमिट जैसे आप मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपने कंडीशन पढ़ा होगा V वेरी वेरी लेस देन C। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं तो V कंपेरेबल टू C। ऐसे यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के लिए लिमिट है कि आप थर्मोडायनामिक्स किस लिमिट में आप फाइंड कर पाएंगे, किस लिमिट में आप सिस्टम को थर्मोडायनामिकली स्टडी कर पाएंगे। इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, मटेरियल का अमाउंट वेरी लार्ज है और उसके लिए ऑक्यूपाइड वॉल्यूम वेरी लार्ज है। ये यहाँ पे लिखा टेंड्स टू इंफिनिटी इफ दिस इज वेरी लार्ज। तो यहाँ से आप एक रेशियो फाइंड करेंगे पार्टिकल डेंसिटी का। पार्टिकल डेंसिटी देखो, पहले नंबर ऑफ मोल के लिए मैंने नोटेशन लिया है, बट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि पार्टिकल डेंसिटी स्मॉल n से सम टाइम रिप्रेजेंट होगा। अब इफ n इज फाइनाइट, इफ v इज फाइनाइट, देन दिस रेशियो विल बी फाइनाइट ऑलवेज। बट अगर ये इनफाइनाइट है, डाइवर्ज कर रहा है, तो ये रेशियो अगर फाइनाइट आएगा उसी लिमिट में आप जब भी ये पार्टिकल डेंसिटी या n/v का रेशियो फाइनाइट होगा तब आप सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर सकते हैं। तो इस लिमिट को बोलेंगे थर्मोडायनामिक लिमिट। अगर n फाइनाइट है, v फाइनाइट है, तो रेशियो फाइनाइट होगा ही। बट अगर n लार्ज है, वेरी लार्ज है, v भी वेरी लार्ज है, बट ये रेशियो फाइनाइट होना चाहिए, तो दिस लिमिट में आप सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर सकते हैं। जब तक ये रेशियो फाइनाइट होगा तब तक आप सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नोट करेंगे प्रोसेस। बेसिक डेफिनेशन प्रोसेस आप नोट करेंगे। एनी ऑपरेशन
that undergoes the system from one equilibrium state to another equilibrium state in which at least one state variable changes. यहाँ पे वर्ड लिखा है एटलीस्ट वन और मोर देन वन वेरिएबल चेंज हो सकता है, इज कॉल्ड प्रोसेस. यहाँ पे सम स्टेट वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे आपको नोटेशंस बताएं. पी टी पी प्रेशर के लिए है, वी वॉल्यूम के लिए है, टी टेम्परेचर के लिए. इसके अलावा भी सम स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो अगर आप सम प्रोसेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ये वॉल्यूम वी और ये प्रेशर पी, पीवी डायग्राम आप ले रहे हैं. तो पीवी डायग्राम में अगर आपको ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो आप चेक कर सकते हैं ये वन इक्विलिब्रियम स्टेट है या अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इंटरमीडिएट स्टेट्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए हैं. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टू वेरिएबल्स थे प्रेशर और वॉल्यूम. इस पर्टिकुलर डायग्राम में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वॉल्यूम चेंज हो गया. तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस. तो बेसिक डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताया है. वन इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम मूव करेगा और एटलीस्ट वन स्टेट वेरिएबल चेंज होगा. तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस. और इस प्रोसेस का नेम आप नोट कर सकते हैं. प्रेशर सेम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, जो अभी आगे नोट भी कराएं. अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम हो या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और लाइक दिस आपको ये कोई कर्व दिया हुआ है, तो ये वन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम बोथ वेरिएबल्स हैं. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज हुआ है, एटलीस्ट वन वेरिएबल चेंज हुआ है. और ये आइडियल गैस के लिए आप बॉयल्स लॉ में भी सिमिलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं. पीवी इक्वल्स कांस्टेंट होता है वहाँ पे. तो वॉल्यूम आप चेंज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. तो ये आप अनदर एग्जांपल ले सकते हैं प्रोसेस का. तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, दीज वर्ड आप मोस्टली यूज किए होंगे. आगे आपको प्रोसेस की कंडीशंस के लिए यूज भी करना होगा. आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसो एनर्जी, आइसो एंट्रोपिक, दीज वर्ड आप पहले यूज किए होंगे. देखो इसको सभी के लिए डेफिनेशन सिमिलर वे में आप नोट कर सकते हैं. एक आइसो वर्ड आपने यूज किया होगा आइसोटोप के लिए, ये पॉपुलर वर्ड है. सी को अगर रेफरेंस लें तो यहाँ पे जो आइसो वर्ड आपने सभी प्रोसेस के लिए अभी यहाँ पे नोट किया है, इनके लिए कॉमन डेफिनेशन आप बना सकते हैं. तो आइसोटोप में आप कंपेयर कर सकते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाले पार्ट के. क्लियर है सभी को? ये आइसोटोप का डेफिनेशन जो आप चेक करते हैं तो आप एटॉमिक नंबर को आप कंपेयर करते हैं. एटॉमिक नंबर सेम लेके चलते हैं और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप कंपेयर करते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर नहीं करेंगे, पहले भी मैंने सजेस्ट किया हुआ आप लोगों को. तो आइसो जो वर्ड है वो सेम के लिए यूज होता है. जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, उन एटम्स को आप आइसोटोप वर्ड यूज करते हैं. तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. आइसो थ्रू आउट द प्रोसेस, अगर टेम्परेचर सेम होगा, आइसो मीन सेम, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. या बार यूनिट होता है प्रेशर का, यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा, यहाँ पे एनर्जी सेम रहेगा, यहाँ पे एंट्रोपी सेम रहेगा. तो जिस वर्ड से पहले आइसो वर्ड यूज होगा थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट वेरिएबल, दैट पार्ट सेम रहेगा. तो आइसोथर्मल, टी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. अब चाहे प्रोसेस में इनफाइनेटिसिमल चेंज के लिए रिजल्ट फाइंड करें, चाहे लार्ज चेंज फाइंड करें, ये टर्म चेंज इन टेम्परेचर 0 बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो दीज कंडीशंस आप प्रोसेस के लिए फाइंड कर सकते हैं. सभी नोट कर लेंगे दीज कंडीशंस, डेफिनेशंस. मैं सम पार्ट यहाँ पे इन कर रहा हूँ. वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम और लार्ज चेंज इन वॉल्यूम 0 बनेगा. प्रेशर कांस्टेंट रहेगा आइसोबारिक के लिए, स्मॉल चेंज इन प्रेशर और लार्ज चेंज इन प्रेशर 0 बनेगा. सिस्टम की एनर्जी का नोटेशन अगर आप ई ले रहे हैं तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, D0 डेल्टा E0. एंट्रोपी के लिए अगर आप नोटेशन एस ले रहे हैं तो एंट्रोपी एस कांस्टेंट रहेगा, ds वैल्यू 0 बनेगा, डेल्टा S 0 बनेगा. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के लिए जो एक कॉमन डेफिनेशन पार्ट था वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. एक मोर पॉपुलर प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन के लिए डेफिनेशन नोट करें, कहीं प्रॉब्लम में जरूर आपका यूज होगा. फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन
एक्सपेंशन के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और फ्री वर्ड यहाँ पे वैक्यूम के लिए है, फोर्स फ्री पार्ट यूज करके चल रहे हैं, प्रेशर वहाँ पे एब्सेंट है। द एडियाबैटिक एक्सपेंशन of the system into vacuum, और यहाँ पे मैंने आइडल गैस नहीं लिखा है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, is called free expansion। यहाँ पे वर्ड आया एडियाबैटिक, ये भी पॉपुलर प्रोसेस है एडियाबैटिक के लिए, सभी को कंडीशन पता होगा। The process in which there is no heat transfer, is called adiabatic process। और ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक होंगे ये जरूरी नहीं है, वो आगे जब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा आपको कंडीशंस पता हो जाएंगी कब एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बनेगा, कब आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा। तो इंडिविजुअल प्रोसेस की डिफरेंट कंडीशंस आपको यहाँ पे इंडिविजुअली नोट करा दी, आप खुद से उसमें कंडीशंस को मिक्स नहीं करेंगे, जो जिस पार्ट के लिए नोट कराया है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो भी मैंने यहाँ पे हिंट किया था, स्टेट वेरिएबल का वर्ड यूज किया था, तो स्टेट वेरिएबल्स के लिए डेफिनेशंस नोट करेंगे, आगे स्टेट वेरिएबल से फिर स्टेट फंक्शन का कंसेप्ट आएगा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टेट वेरिएबल जो भी नोटेशंस में आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज वर्ड हिंट भी किए हैं कि वो स्टेट वेरिएबल्स होंगे, और इसके अलावा भी आप वेरिएबल स्टेट वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। द वेरिएबल in terms of which the state of the system is defined is called state variable। और ये स्टेट का पार्ट होगा, उस स्टेट में उस पर्टिकुलर वेरिएबल की यूनिक वैल्यू होगी, इसीलिए आपने उस वेरिएबल में स्टेट को डिफाइन करना है। जैसे अभी आपको यहाँ पे मैंने सम प्रोसेस के डायग्राम ड्रॉ किए हैं, इस फर्स्ट स्टेट में प्रेशर की यूनिक वैल्यू है, अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो कोई अनदर स्टेट में जाएगा। इस सेकेंड स्टेट में प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे सेम है, बट इस पार्ट पे जाइए, इस फर्स्ट स्टेट में प्रेशर की वैल्यू इस सेकेंड स्टेट से प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है, तो प्रेशर की एक यूनिक वैल्यू होगी। इट मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट वेरिएबल की मोर देन वन वैल्यूज नहीं, स्टेट वेरिएबल दैट पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑब्टेन करेगा। अगर प्रोसेस वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं तो वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, बट स्टेट जो आप रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप सिंगल वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी आपको मैंने बेसिक डेफिनेशन प्रोसेस के लिए हिंट किया कि एटलीस्ट वन स्टेट वेरिएबल चेंज होना चाहिए। तो अगर सिंगल वेरिएबल से आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो वेरिएबल जरूर वहां पे चेंज होगा, बट अगर मोर देन वन वेरिएबल आप स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए और अनदर वेरिएबल वेरी करे, तो एटलीस्ट वन वेरिएबल प्रोसेस के लिए चेंज होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में हिंट भी किया है। स्टेट को आप टू वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम से, तो यहाँ पे वन वेरिएबल प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम वेरिएबल चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए बोथ वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये आप स्टेट वेरिएबल्स नोटेशंस यूज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर स्टेट वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स में आप स्टेट को डिफाइन करेंगे, सिस्टम की इक्वेशंस आप रिप्रेजेंट करेंगे, या इनके जो फंक्शंस बनाएंगे वो फंक्शन समटाइम स्टेट फंक्शन हो सकते हैं, समटाइम नॉन स्टेट फंक्शन हो सकता है। तो जिन वेरिएबल्स के टर्म्स में आप एक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आप स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे, और जिनके टर्म्स में आप स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो नॉन स्टेट वेरिएबल्स बनेंगे। अब दीज वेरिएबल्स के जो फंक्शंस आप फाइंड करेंगे वो स्टेट फंक्शंस भी हो सकते हैं और नॉन स्टेट फंक्शन। ऐसा नहीं होगा कि दीज से जो भी आप रिलेशन बनाएंगे वो श्योरली स्टेट फंक्शन बनेगा, उसके लिए कंडीशन है जो यहाँ पे आप नोट करेंगे, स्टेट फंक्शन और नॉन स्टेट फंक्शन। एक जो डेफिनेशन है आपको यहाँ पे नोट कराया है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और सम अनदर डेफिनेशंस भी आप यूज करेंगे। अगर आप वन स्टेट से सिस्टम को अनदर स्टेट में ले जा रहे हैं और स्टेट फंक्शन और नॉन स्टेट फंक्शन को आपको चेक करना है तो आप उसमें चेंज फाइंड करेंगे। अगर वो चेंज इंटरमीडिएट स्टेट से इंडिपेंडेंट है देन फंक्शन इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। अगर चेंज इंटरमीडिएट स्टेट्स पे डिपेंड करता है देन
फंक्शन इज कॉल्ड नॉन स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के लिए सम मोर वर्ड्स भी आप यूज करेंगे, स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, और सम टाइम आप वर्ड यूज करेंगे परफेक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन। पहले डेफिनेशन नोट कर लें, फिर मैथमेटिकल कंडीशन नोट कराएंगे। द फंक्शन, और ये जो फंक्शन की बात कर रहे हैं वो स्टेट वेरिएबल्स के फंक्शन की बात कर रहे हैं। द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ विच, या हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट में इस फंक्शन की भी यूनिक वैल्यू होगी, जो भी आपको यहाँ पे हिंट किया। एंड द चेंज इन विच डिपेंड्स ऑन वन स्टेट से जब अनदर स्टेट में सिस्टम को मूव कराएंगे तो ये चेंज आपको चेक करना है, चेंज फाइंड करना है। द चेंज इन विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, बट independent of intermediate states। intermediate states को sometime path word भी यूज करेंगे, path connecting initial और final states। is called state function और point function, और एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। स्टेट पर डिपेंड करेगा, बट वो स्टेट कैसे अचीव हुआ है उसकी हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट रहेगा, ये हिस्ट्री बताएगा इंटरमीडिएट स्टेट्स। सम स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल्स आप नोट करेंगे, वो मैं नोटेशन वाइज नोट करता जा रहा हूं, साथ में उसका नेम हिंट कर रहा हूं। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। बुक्स में समटाइम ये नोटेशन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए किसी बुक में ए यूज किया होगा, किसी में एफ यूज किया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, दीज आर स्टेट फंक्शंस। और स्टेट फंक्शन के लिए जो दीज वर्ड आपको यहाँ पे नोट किए हैं, कोई भी वर्ड यूज करके वहाँ पे आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि वो स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन है या नॉन स्टेट फंक्शन। दीज फंक्शंस के टर्म्स में भी आप सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिकॉल करें, समटाइम आपको ये कंडीशन, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, EYV, ये रिलेशन आप आइडियल गैस के लिए पढ़े हुए हैं, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये रिलेशन रिकॉल हो रहा है सम कैंडिडेट को? तो ये भी ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अगर आप कंपेयर करें, थोड़ा ओल्ड सिलेबस को रिकॉल कर पाए, मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए 3/2 NKT आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, और आइडियल गैस के लिए PV = NKT, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ता है। अगर यहाँ से आप टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दें या NKT को एलिमिनेट कर दें तो ये रिलेशन ड्राइव हो गया, ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है, और ये इंटरनल एनर्जी भी आपकी बार यूज हो गया। जब इसके टर्म्स में आप अगर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये स्टेट की एक यूनिक वैल्यू को यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए यूनिक वैल्यू आएगा। अगर स्टेट को चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, और जो चेंज है चेंज के लिए स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नोट करना है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे चेंज डिपेंड करेगा, बट इंटरमीडिएट स्टेट से ये इंडिपेंडेंट है। नॉन स्टेट वेरिएबल्स, नॉन स्टेट फंक्शन, नॉन स्टेट फंक्शंस और नॉन स्टेट फंक्शंस को आप पाथ फंक्शंस वर्ड यूज करेंगे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल और नॉट परफेक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन वर्ड यूज करेंगे। नॉन स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस, नॉन एग्जैक्ट और नॉट परफेक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन। डेफिनेशन आप इसी पार्ट से फिर से नोट कर सकते हैं। जब आप चेंज फाइंड करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो नॉन स्टेट फंक्शन की वैल्यू पाथ पे भी डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट स्टेट्स पे भी डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा ही, पाथ पे भी डिपेंड करेगा। इसी यहाँ पे वर्ड यूज करें, पाथ फंक्शन। द फंक्शन the function whose value, सर ये नॉट परफेक्ट के बाद जो आपने वर्ड लिखा है, ये ड्रिफ्ट लिखा है, डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट फंक्शन। मैंने बोला है, आप इसको खुद से शॉर्ट में जो मैं लिखता हूँ तो नोट कर सकते हैं खुद से, जिनको आगे भूल सकते हो। वो परफेक्ट
डिफरेंशिएबल वर्ड मैंने पहले बताया था, ओके यहाँ पे सर। परफेक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो यहाँ पे भी सेम वर्ड है ये, नॉट परफेक्ट डिफरेंशिएबल और नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। द फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर स्टेट as well as history of that state. हिस्ट्री मींस वो पाथ को इंटरमीडिएट स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बताएगा कि वो स्टेट आपने कैसे अचीव किया है। हिस्ट्री के आगे चाहें तो वर्ड यूज कर लेंगे इंटरमीडिएट स्टेट्स और पाथ। is called non-state function. These फोर में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, डेफिनेशन आपको सेम रहेगा। और नॉन स्टेट फंक्शन के एग्जांपल में आप अगर किसी प्रोसेस को रेफरेंस नहीं ले रहे हैं तो जनरली हीट ट्रांसफर और वर्क डन, ये नोटेशंस पहले आ गए हैं, हीट ट्रांसफर और वर्क डन, ये नॉन स्टेट फंक्शंस हैं। मैंने आपको हिंट किया जनरली अगर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में ये वर्क डन भी स्टेट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल हो जाए, बट अगर प्रोसेस का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं या कोई भी प्रोसेस का रेफरेंस लेंगे तो ये स्टेट फंक्शंस बनेंगे। बट अगर यहाँ पे प्रोसेस का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं तो ये जनरली पाथ फंक्शंस हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में पाथ से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस मैंने नॉन स्टेट और स्टेट फंक्शंस के लिए नोट करा दिया। इसी में एक मैथमेटिकल कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी आगे जब सिलेबस आगे कवर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और कंडीशंस मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट और परफेक्ट। हो सकता है जब आप मैथमेटिक्स में ये कंडीशन यूज किए हो, ये वर्ड यूज किए हो, तो वहाँ पे दीज टू वर्ड के लिए डिफरेंट कंडीशंस फुलफिल किए हो, डिफरेंट कंडीशंस चेक किए हो, बट यहाँ पे दोनों वर्ड सेम है, दोनों के लिए मैथमेटिकल कंडीशन सेम बनेंगी। उसका रीजन भी पता होना चाहिए। मैं पहले एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल कंडीशन के लिए हिंट कर रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन आप एफ ले रहे हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप मैकेनिक्स में भी सेम कंसेप्ट यूज किए होंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कंसेप्ट यूज किए होंगे। एक यूलर थ्योरम आप पढ़ते हैं इनफाइनिटेसिमल चेंज इन फंक्शन फाइंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो पहले मैंने डिस्कस भी किया हुआ किसी पार्ट के लिए। डेल एफ बाई डेल एक्स, वाई कांस्टेंट लेंगे dx प्लस डेल एफ बाई डेल वाई dy। अगर टाइम वेरिएबल भी यहाँ पे इंक्लूड करते तो टाइम पार्ट के लिए भी पार्ट आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे टाइम को इग्नोर किया है। यहाँ पे आप चेक करें, अगर x को x प्लस dx करेंगे और y को y प्लस dy करेंगे तो ये चेंज इन फंक्शन बताएगा। ये कंडीशन ओनली x को चेंज करके है, ये कंडीशन ओनली y को चेंज करके है, बट दोनों वेरिएबल्स में जब चेंज को इंक्लूड करेंगे तो ये चेंज इन फंक्शन बताएगा। ये मैथमेटिकल पार्ट सभी को रिकॉल हो रहा होगा। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में जब डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो एक इक्वेशन लाइक दिस फॉर्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने, m dx प्लस n dy, df इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप dx के कोफिशिएंट को आप डिफरेंशिएट कर दें y के रेस्पेक्ट में और dy के कोफिशिएंट को आप डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, अगर बोथ कंडीशंस ये बोथ वैल्यूज मैच कर जाएं देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को? यस सर। मैं उसके सॉल्यूशन पार्ट को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि कैसे सॉल्व करना है, जिसमें कंडीशन बता रहा हूँ। रिलेट इसलिए क्योंकि आप मैथमेटिकल फिजिक्स में एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन कंडीशन पढ़ते हैं, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपने इस फॉर्म में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा। बट यहाँ पे आप चेक करें, अगर आपको ये m कैलकुलेट करना हो तो m फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, n भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। अब इस कंडीशन में आप इसको यूज करें, डेल बाई डेल वाई, m वैल्यू प्लेस करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको आप नोट कर सकते हैं डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। ये n आप इसे एनालॉजी कंपेयर करेंगे तब वो फाइंड हो गया, एंड दिस इज डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। तो ये कंडीशन आपको अब कंफर्म हो गया, ठीक। फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के टर्म्स में आप नोट कर सकते हैं। कैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बने वो आप यहाँ पे इफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स of a function f are independent of order of independent variables, then f is called exact differentiable function. If these derivatives are different, then f is called
नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये कंडीशन मैथमेटिक्स में तो आपको सभी को पता था। इसको इंटीग्रल करने के लिए हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, या आप जब इंटीग्रल किए होंगे तो आपने ये इंटीग्रल किया होगा, यहाँ से आप y को कांस्टेंट कंसीडर करके इंटीग्रल कर लेते हैं, और यहाँ पे आप उस टर्म पे इंटीग्रल करते हैं जिसमें x नहीं होता है। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा है सभी को? यस सर। तो मैं सॉल्यूशन को जस्ट रिकॉल कराने के लिए आपको हिंट किया है कि आप ये पहले पढ़ चुके हैं, बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट ये वर्ड इंपॉर्टेंट था कि एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन की मैथमेटिकल कंडीशन में क्या डिफरेंस है। और ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन वाली कंडीशन आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप पॉइसन ब्रैकेट पढ़ते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, दैट टाइम पे भी रिक्वायर्ड होती है जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए। रिकॉल हो रहा होगा अगर पहले आपने पीजी लेवल पे मैकेनिक्स का सिलेबस पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोचिंग में डिस्कस हुआ है कि नहीं वो मैं हिंट नहीं कर रहा, ठीक है, बट अपने पीजी लेवल को थोड़ा रिकॉल करिए। ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आप लाइक दिस कंडीशन को आप चेक करते हैं। वहाँ पे जेनेटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए यही मेथड आपने यूज की हो। वहाँ पे मोर देन टू वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं समटाइम्स मैथमेटिकल फिजिक्स में, बट जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे पी और क्यू ये 2 वेरिएबल्स यूज किए होंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है वो सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है। अब एक एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल कंडीशन में मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे सेम क्यों ले रहे हैं मैं उसको हिंट कर रहा हूँ। अगर फंक्शन में ये 3 वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई और टी, जो टाइम पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, तो यही जो डिफरेंशिएबल पार्ट है इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है डेल एफ बाई डेल टी डी टी। सभी कोई पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा। बट पॉइंट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में अनचेंज है। मैंने बताया आपको कि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं, और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि अगर प्रॉपर्टीज टाइम के रिस्पेक्ट में अनचेंज रहेंगी तो आप सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये टर्म 0 बन जाएगा, और जब 0 होगा तो यही कंडीशन परफेक्ट डिफरेंशिएबल के लिए बन जाएगी। मैथमेटिकल फिजिक्स में परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल में डिफरेंस है, ये पार्ट तो वहाँ पे फुलफिल होगा ही परफेक्ट के लिए। एक और पार्ट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करना होता है परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए, ये पार्ट भी मैच करे। ये परफेक्ट डेरिवेटिव्स आप इस पार्ट से फाइंड करते हैं, इसलिए बढ़ता है परफेक्ट डिफरेंशिएबल। क्लियर है? बट यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टीज जब तक हम नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स का कांसेप्ट यूज नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तब तक ये एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल वर्ड सेम है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में टाइम वेरिएशन इंक्लूड नहीं करा है। ये बेसिक डेफिनेशंस जो मैंने यहाँ पे आपको हिंट किए हैं वो सभी को आगे जब रिकॉर्ड हो तब रिकॉल हो जानी चाहिए। कैसे चेक करना है दीज पार्ट को, उसके लिए मैं एक पॉइंट हिंट कर रहा हूँ। अगर आपको किसी सिस्टम की इंटर एनर्जी को चेक करना है, इंटर एनर्जी से कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है, तो किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स का आप ये फंक्शन कंसीडर करके चलेंगे। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टी और वी ले रहे हैं यहाँ पे फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। यहाँ पे ये एफ और एक्स वाई ये नोटेशंस ये रिलेट करेंगे, तो एफ के इक्विवेलेंट यू है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो एक्स वाई ले रहे थे वो यहाँ पे टी और वी है। तो यू इज फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टी एंड वी फॉर एनी सिस्टम जनरली। अब इसमें इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस के लिए चेंज फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। तो दिस इज द इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम in terms of temperature and volume for any thermodynamic system. थोड़ा रिकॉल करेंगे। अब से पहले आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे 12th लेवल पे एक फॉर्मूला यूज किए होंगे, चेंज इन एनर्जी, हो सकता है ये फॉर्म आप यूज किए हो NCV/dt। ये रिकॉल हो रहा है? यस सर। देखो आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उनको सॉल्व करेंगे, तो दैट टाइम तो आप लोगों को डाउट ना हो, इसलिए मैं बेसिक डेफिनेशंस पे सम टाइम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए कभी आप दैट टाइम पे फिर से डाउट क्रिएट करने लगे। ये आप एक्सप्रेशन यूज किए होंगे, ये CV नोटेशन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सभी को आइडिया होना चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर, जो भी आज मैंने डेफिनेशन डिस्कस किया, ये तो सभी को कंफर्म हो गया कि ये जो नोटेशन है वो CV वो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें तो डाउट नहीं किसी को। अगर मास मल्टीप्लाई होता तब ये स्पेसिफिक हीट होता, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सभी को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट है यहाँ पे, ये नोटेशन। जिसमें आपको एक हिंट कर रहा था कि ये एक्सप्रेशन आपने मोस्टली यूज किया है, बट ये सभी सिस्टम के लिए नहीं है, ये आइडल गैस के लिए, क्योंकि मोस्टली आप डिफरेंट मेथड से आइडल गैस को थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे, तो आपके सभी के हो सकता है हैबिट में हो, मोस्टली कैंडिडेट के हैबिट में हो कि जब भी एनर्जी का चेंज आएगा तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे।
आइडल गैस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब आइडल गैस से डिफरेंट सिस्टम आप कंसीडर करेंगे तब आपको मिस्टेक हो जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। और यही चेंज अगर आप आइडल गैस के लिए चेक करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन वहाँ पे एक्सक्लूड हो जाता है आइडल गैस के लिए। जब आप आइडल गैस के एजम्पशंस पढ़े होंगे 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो एजम्पशंस को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा, और ये कंडीशन एक्सक्लूड होगा तो आइडल गैस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर एन आइडल गैस। आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आपको सभी को ये रिजल्ट यूज करना है। अब ये सीवी में कैसे कन्वर्ट होगा पर्सन, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये डेफिनेशन पे जाइए, मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन मैंने हिंट किया है। ये डेफिनेशन आपको बताया है। जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस लेंगे तो उस प्रोसेस में क्या वेरिएबल कांस्टेंट है वो ये पार्ट आप इंक्लूड करिए। ये अभी जो dq by dt पार्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में कंडीशनली आप यहाँ पे हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये dq by dt अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप सप्लाई करेंगे तो ये del q by del t में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 वेरिएबल्स ले रहे थे, उनमें से एक कांस्टेंट कर दिया तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप सिलेबस को आगे पढ़ते जाएंगे तो और इसको इजीली रिलेट करते जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप dq को आप नोट करते हैं du plus pdv, वॉल्यूम कांस्टेंट है, pdv से वर्क डन कंडीशन एक्सक्लूड हो गया, फिर dq पार्ट du के टर्म्स में नोट, बट नॉट फॉर ऑल प्रोसेस, ओनली फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो del q by del t एट कांस्टेंट v, del u by del t एट कांस्टेंट v में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, तो ये du को जब आप फाइंड करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली मोलर स्पेसिफिक हीट का कंडीशन देगा। तो ये पार्ट मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में मोल्स इंक्लूड करना है। अगर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये सी डैश जो नोटेशन बताया उसमें इंक्लूड हो जाए। तो ये बेसिक डेफिनेशंस जो आप पहले हो सकता है भूल गए हो या कहीं आपको रॉन्गली आपने अप्लाई किए हो, हैबिट में आ गए हो, वो करेक्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। तो यही दीज टू टर्म्स को आप del u by del t, अगर हीट कैपेसिटी नोटेशन ले रहे हैं तब नंबर ऑफ मोल्स और मास मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं दीज पार्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली आपको हिंट रहेगा कि ये जो सीवी नोटेशन है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगा। फॉर एनी सिस्टम फॉर एन आइडल गैस। तो आगे कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिजल्ट रिक्वायर्ड होंगे तो ये आपको मैंने हिंट कर दिया। अब ये पार्ट आप चेक करें, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इंटरनल एनर्जी आपको हिंट किया कि ये एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। तो ये ऑटोमेटिकली इस डेफिनेशन में आपको del to u by del v del t, del to u by del t del v, ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल करेगा। तो इसलिए आपको ये मैथमेटिकल डेफिनेशन एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए हिंट किया है। तो जब भी कहीं आपको ये स्टेट फंक्शंस के नोटेशंस रिक्वायर्ड होंगे तो ये साथ के साथ आपको ये हिंट है, ये कंडीशन ऑटोमेटिकली इस पार्ट के लिए हिंट है, चाहे ये वेरिएबल्स वहां पे कुछ भी आ रहे हैं। जब आप मैक्सवेल रिलेशंस ड्राइव करते हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पढ़ते हैं, तो दैट टाइम पे आपको ये डेफिनेशंस रिक्वायर्ड हो, ये परफेक्ट डिफरेंशियल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन आपको रिक्वायर्ड हो। इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स, सम कैंडिडेट को दीज डेफिनेशंस भी हो सकता है नोन हो, बट देखो इस स्टेप तक 90% को ये कंडीशंस जो लास्ट लेक्चर से लेकर अब तक मैंने डिस्कस किए हैं जो भी पॉइंट्स, वो 90% को पता होना चाहिए था। इनमें आपको जो डेफिनेशंस मैंने बताई ये भी हो सकता है कि सम कैंडिडेट्स को नोन, आपको सम कैंडिडेट्स के लिए न्यू हो, सम कैंडिडेट्स के लिए नोन हो, बट जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे बता दी आगे जब भी अप्लाई होगा खुद से करेक्टली आपको अप्लाई करना है। देखो ये सिलेबस का पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्लूड होता जा रहा है, तो बेसिक डेफिनेशन ही, बट सिलेबस के लिए भी आपको इंक्लूड होता जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव भी सम कैंडिडेट्स को नोन होंगे, बट आपके सिलेबस में भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाता है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे। एक टोटल सिस्टम को, ये कंबाइंड सिस्टम है टोटल सिस्टम, इस टोटल सिस्टम को अगर आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, इफ टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब इसको डिवाइड करेंगे तो सम वेरिएबल्स लाइक दिस होंगे कि वो सेम अमाउंट से, जब डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो सम वेरिएबल्स लाइक दिस होंगे कि वो हाफ हो जाएंगे, सम वेरिएबल्स लाइक दिस होंगे कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे दिस डिवीजन से। तो लाइक दिस कंपैरिजन से आपको ये हिंट रहेगा कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। इफ टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स,
then the variables that are exactly half. जिस फैक्टर से सिस्टम में मॉडिफिकेशन करेंगे उसी फैक्टर से सम वेरिएबल्स चेंज होंगे. आपने डिवाइड किया तो सिस्टम को हाफ किया तो ये एग्जैक्टली हाफ अगर हो रहा है, देन वेरिएबल्स आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. Extensive variables. And the variables that are independent of this division are called intensive variables. डेफिनेशन से आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को कैटेगराइज कर सकते हैं. अब इस टोटल सिस्टम में अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ले रहे हैं, वॉल्यूम v ले रहे हैं, सिस्टम का एनर्जी e ले रहे हैं, इस सिस्टम का मास m ले रहे हैं, और भी सम वेरिएबल्स यहाँ पे शो कर सकते हैं. जब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैंने आपको ये हिंट किया था कि सिस्टम को जब स्टडी करेंगे तो इक्विलिब्रियम में अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर आप एक कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन पार्ट से अनदर पार्ट को एक्सचेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मास का. जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वली डिवाइड हो गए. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स n/2 और ये n/2, तो जो आपको यहाँ पे हिंट करके एग्जैक्टली हाफ हो गए. तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है. वॉल्यूम भी आप अगर इस साइड के परपेंडिकुलर डिवीजन कर रहे हैं तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ये 3 डायमेंशनल पार्ट है तो सेम रहेगा, ओनली ये लेंथ हाफ हो गया, और लेंथ हाफ होने से जो टोटल वॉल्यूम है वो भी चेंज हो गया, हाफ हो जाएगा. वॉल्यूम v/2 एनर्जी भी हाफ हो जाएगा. तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के एग्जांपल्स आप बुक में पढ़े होंगे, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, एनर्जी भी एक्सटेंसिव है. अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो गए और ईच मॉलिक्यूल का मास आप m1 ले रहे हैं, तो सिस्टम का जो मास है वो फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो मास भी एक्सटेंसिव है. सभी को क्लियर रहेगा ये पॉइंट कि मास एक्सटेंसिव है. मोलर मास क्या होगा? सर मोलर मास इंटेंसिव होगा. टोटल मास को आप यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे पार्टिकल से, अगर आपको अमाउंट यहाँ पे पता है पर यूनिट मोलर मास में आप 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर टोटल मास को आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल से डिवाइड होगा. डिवाइड होने से अभी आपको एक डेफिनेशन बताएंगे इंटेंसिव के लिए, न्यू डेफिनेशन, ये पार्ट तो आपको यहाँ पे कंफर्म रहेगा ही. अगर 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटी का रेशियो आप डिफाइन कराएं वो इंटेंसिव में चला जाएगा. ये आप चेक करिए, अगर मास को चेंज किया तो मास भी हाफ हो गया और ये मोल्स भी हाफ हो गए, तो ये रेशियो अनचेंज रहा, और जब अनचेंज रहेगा तो इंटेंसिव क्लास में रहेगा. अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इस फर्स्ट पार्ट का जो टेम्परेचर है सेकंड पार्ट का टेम्परेचर सेम रहेगा. टेम्परेचर हाफ नहीं हो सकता है, प्रेशर हाफ नहीं हो सकता है, तो आप प्रेशर और टेम्परेचर इंटेंसिव में पढ़े होंगे बुक में. एक और पार्ट आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल पोटेंशियल, ये न्यू नोटेशन है तो इसके लिए नेम आप नोट कर सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल, जो गिव्स एनर्जी पर पार्टिकल आप आगे पढ़ेंगे. तो जब आप कोई भी बुक पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स का, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, और जहाँ पे डिफाइन किए हों, तो ये 3 एग्जांपल एक्सटेंसिव में जरूर आपको मिले होंगे और ये 3 एग्जांपल्स आपको इंटेंसिव के लिए जरूर मिले होंगे. इसी में एक जनरल डेफिनेशन और नोट करते हैं, जनरल एग्जांपल, द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटी, 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. इसमें मोर एग्जांपल्स आपको इसी डेफिनेशन से नोट हो गए. और भी एग्जांपल्स यहाँ पे नोट कर लें. एंट्रोपी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है. तो यहाँ पे और एग्जांपल्स जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताया है, या आगे आप जो जैसे जैसे सिलेबस कंटिन्यू होगा आपको वहाँ पे कंफर्म होता जाए कि ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, वो नोट करते जाएंगे. मास डेंसिटी किस क्लास में जाएगा? मास डेंसिटी अभी मैंने आपको ये हिंट किया, द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल. तो मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, जो भी आपको यहाँ पे नोट करना है, मास और वॉल्यूम. ये रेशियो
इस डेफिनेशन से एक्सटेंसिव में चला गया। और अगर चेक करना हो, जब डिवाइड करेंगे टू इक्वल पार्ट में तो मास भी हाफ हो गया और वॉल्यूम भी हाफ हो गया। आप चेक कर सकते हैं रेशियो अनचेंज रहा, और अनचेंज रहेगा तो इंटेंसिव क्लास में जाएगा। तो जितना भी तरह का डेंसिटी है, चाहे वो मास डेंसिटी हो, पार्टिकल डेंसिटी हो, वो इंटेंसिव क्लास में जाएगा। मैंने मास डेंसिटी एक नॉन वर्ड यूज किया, बाकी आप डेंसिटी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे वो पार्टिकल डेंसिटी के लिए वर्ड यूज हो, चाहे मास डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी इंटेंसिव वेरिएबल में जाएगा। हीट कैपेसिटी किस क्लास में जाएगा? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव। तो सभी को ये आइडिया होना चाहिए हीट कैपेसिटी किस क्लास में जाएगा। अभी आपको ये हिंट किया कि मास को इंक्लूड करता है, और मास को जब हाफ करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर भी हाफ हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव क्लास में जाएगा, जो इस एंथैल्पी वाले पार्ट से भी आ रहा है। आगे जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हीट कैपेसिटी एंथैल्पी से रिलेटेड होता है। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव पैरामीटर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने वेरिएबल, तो डिफरेंट वर्ड यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी वर्ड हो सकता है। तो चाहे वेरिएबल के लिए पूछा जाए, चाहे प्रॉपर्टी के लिए पूछा जाए, डेफिनेशन सेम रहेगा। स्पेसिफिक हीट किस क्लास में जाएगा? इंटेंसिव में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए आप हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास लेंगे। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, और टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी का रेशियो इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव है। तो आगे और भी यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ते जाएंगे कि वो इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा, तो यहाँ पे नोट करते जाएंगे। जब रिवाइज करें तो मोर एग्जाम्पल्स आपको रिवाइज हो जाएंगे, जिससे आप इजीली एग्जाम में उसको सिलेक्ट कर पाएं। अगर आपको कोई फंक्शन, सम स्टेट वेरिएबल्स के लिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, सम वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे पीवीटी, एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब मैंने नोट कर दिया है। इसके अलावा भी हो सकता है, इनमें से सम हो सकता है पीवीटी ही दिया हो, एन भी हो सकता है। सम वेरिएबल्स मैंने शो कर दिए। स्टेट वेरिएबल्स जरूर नहीं कि वो एक्सटेंसिव ही हो या इंटेंसिव हो, मिक्स पार्ट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एन एक्सटेंसिव है, वी एक्सटेंसिव है, ई और एस एक्सटेंसिव है। प्रेशर और टेम्परेचर इंटेंसिव क्लास बताएं। तो कोई फंक्शन आपको दिया होगा तो वहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव बोथ टाइप ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूड हो सकता है। अब आपको ये चेक करना है कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कंपेयर करने के लिए आपको जितने भी एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं उनको सेम फैक्टर से मॉडिफाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने हिंट किया कि ये हाफ करना था, सिस्टम को डिवाइड करना टू इक्वल पार्ट में, तो हाफ चेक करना है। ये सेम अमाउंट से क्यों मॉडिफाई हुए एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं वो एडिटिव होते हैं। ऑल एक्सटेंसिव वेरिएबल्स एडिटिव होंगे। अगर वन पार्ट के लिए पता है, अनदर पार्ट के लिए पता है, तो उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करके कंबाइंड सिस्टम का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चाहे कहीं पे नोट कर दीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर एडिटिव इन नेचर। आप इंटेंसिव को ऐड करके नहीं फाइंड कर सकते। अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम के एक पार्ट का टेंपरेचर पता है, अनदर पार्ट का भी टेंपरेचर पता है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बट कंबाइंड सिस्टम के लिए जो आप टेंपरेचर फाइंड करेंगे तो उसको आप बोथ पार्ट के टेंपरेचर का सम करके नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स नोट किए। उनको एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को भी चेंज होंगे, इंटेंसिव वेरिएबल्स अनचेंज होंगे। तो ऑल एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को आप एक सेम फैक्टर से मॉडिफाई करेंगे, अल्फा से। अब चाहे फैक्टर अल्फा हाफ हो सकता था, 1/3 हो सकता था, 1/10 हो सकता है। तो एक इजी डेफिनेशन तो मैंने हाफ के लिए बता दिया, बट इसको जनरलाइज कर सकते हैं। चाहे जिस फैक्टर से सिस्टम को चेंज करें, सिस्टम को मॉडिफाई करें, वो सेम फैक्टर से एक्सटेंसिव वेरिएबल्स मॉडिफाई होंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स थे एन, वॉल्यूम था, आफ्टर मॉडिफिकेशन न्यू नोटेशन मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर दी। एनर्जी ई एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, बट जो इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं वो सेम लेना क्योंकि वो अनचेंज है। जितने भी इंटेंसिव वेरिएबल्स होंगे वो आपको सेम लेना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन मिक्स वेरिएबल्स का गिवन है, आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मिक्स वेरिएबल्स आपको यहाँ पे इंक्लूड किए हैं फंक्शन में, ऑल एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को आप सेम फैक्टर से मॉडिफाई करें, जो मैंने अल्फा नोटेशन लिया है, बट इंटेंसिव वेरिएबल्स को फिक्स रखेंगे और दीज रिप्लेसमेंट करके जो फंक्शन दिया था उसमें आप कंपेयर करेंगे कि वो इनिशियल फंक्शन एफ से मॉडिफाई हुआ है या सेम है। इफ दिस इज अनचेंज्ड बाय दिस मॉडिफिकेशन, then f is called, this given function is called intensive. f is intensive, ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं। if f dash is alpha times of f, जिस फैक्टर से आपने एक्सटेंसिव वेरिएबल को मॉडिफाई किया, वो सेम फैक्टर से फंक्शन मॉडिफाई हो गया, then f is extensive. Some results आपको मैंने यहाँ पे these two क्लास में कैटेगराइज किए हैं। कोई हाइपोथेटिकल फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो और ना ही सेम अमाउंट से मॉडिफाई हो सकता है कि आपने यहाँ पे अल्फा किया तो था 1/10, अब वो चेंज तो हुआ, इट मींस वो सेम तो नहीं है, बट ना ही वो सेम फैक्टर से मॉडिफाई हुआ, किसी और डिफरेंट फैक्टर से मॉडिफाई हो गया।
एफ डैश ना तो एफ से मैच करे और ना ही एग्जैक्टली वो सेम फैक्टर से मॉडिफाई। देन एफ इज नाइदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव। समटाइम आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन हो सकता है और आपसे चेक कराया जाएगा कि दिस फंक्शन इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव और नाइदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव, तो आप लाइक दिस आपसे चेक करें। डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन आपको यहाँ पे नोट करा दिया, एग्जांपल्स भी नोट करा दिए। जब एक्सप्रेशन गिवन होगा तो ये अप्रोच अप्लाई करें चेक करने के लिए कि गिवन फंक्शन इज एक्सटेंसिव और नॉट, और गिवन फंक्शन इज इंटेंसिव और नॉट। आपको जो मेथड है रिकॉल हो जाना चाहिए जब कभी इसका एप्लीकेशन हो। देखो जो आपके सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स का जब सिलेबस आप देखेंगे तो हो सकता है कि बाकी पार्ट वहां पे ओपन ना किया हूं, स्टार्ट किया होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट इस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ऑल पार्ट आपको इंक्लूड हो जाएगा। आपको आइडियल गैस भी इंक्लूड हो गया, वंडरवाल गैस भी इंक्लूड हो गया, आपको जो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे बताई हैं वो भी इंक्लूड हो गए। एक और आप एक कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पढ़ते हैं, 12th लेवल पे पढ़ा भी होगा कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, वो भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया कि जब भी आप लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई है एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन, कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे इस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इंक्लूड हो जाएगा। तो डिटेल में तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स पढ़ के आने हैं। एक तो आइडियल गैस एजम्पशंस आप पढ़ के आएंगे, आइडियल गैस वंडरवाल गैस से कैसे डिफरेंट है वो डिफरेंस आप पढ़ के आएंगे, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल आप पढ़ के आएंगे। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से आप इक्विलिब्रियम में टेंपरेचर की वैल्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। समटाइम डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछा जाता है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पे कि फाइनल टेंपरेचर क्या होगा। समटाइम जब आप आगे एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे तो एंट्रोपी चेंज के लिए भी आपको कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से हो सकता है इक्विलिब्रियम में टेंपरेचर फाइंड करना पड़े, फिर आप एंट्रोपी चेंज के लिए उसे अप्लाई करें। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कैसे आप उसमें फाइनल टेंपरेचर फाइंड करेंगे, ये पढ़ के आएंगे। मैं फिर से हिंट कर रहा हूँ, आइडियल गैस एजम्पशंस, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड वंडरवाल गैस और कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, ये किसी भी बेसिक बुक से एक बेसिक आइडिया आप लेके आएंगे। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस होगा, तो आपको पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नंबर पता होना चाहिए। टोटल नंबर 4 है, 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ते हैं। जीरथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो से नंबर स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड तक जा रहे हैं। टोटल नंबर 4 है और ईच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द कांसेप्ट ऑफ न्यू थर्मोडायनामिक पैरामीटर। जीरथ लॉ टेम्परेचर का कांसेप्ट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर का कांसेप्ट देता है जीरथ लॉ। फर्स्ट लॉ हिट एनर्जी और एनर्जी का आइडिया देगा, और एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कहीं नहीं पढ़ते आप, तो ये एनर्जी बढ़ गए या चेंज इन एनर्जी बढ़ गए। सेकंड लॉ चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का कांसेप्ट देगा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। तो 4 लॉज से 4 न्यू कांसेप्ट्स आपको पता चले। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे डिस्कस करना दीज लॉज के रिगार्डिंग, डिटेल में इनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। देखो जो नंबरिंग है आप यहाँ पे फर्स्ट और ये जीरो नंबरिंग, उसका आपको रीजन पता होना चाहिए। जीरथ लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ के डिस्कवर होने के बाद और मोर पॉपुलर हो जाने के बाद डिस्कवर हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी कि दीज लॉज के हायर नंबर पे इस लॉ को डिफाइन कर लेते, बट उसे कंसेप्चुअल यहाँ पे कंट्राडिक्शंस इंक्लूड होता है। जब आप फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं अप टू 12th 10th लेवल, तो आप कंपेयर करें, एनर्जी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता, एंट्रोपी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता, फंडामेंटल क्वांटिटी टेंपरेचर है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी से पहले टेम्परेचर आना चाहिए, एनर्जी से आप टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते, टेम्परेचर के टर्म्स में आप एनर्जी को डिफाइन कर सकते। तो टेम्परेचर वाले लॉ के लिए जो नंबर है वो पहले नंबर पे आना चाहिए, बट अगर आप इसको रीनंबरिंग करते तो ऑब्जर्वर्स में, स्टूडेंट्स में डाउट क्रिएट हो जाता है कि हम ओल्ड फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं या न्यू फर्स्ट और सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। आज भी आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कुछ मिस्टेक्स आपके हैबिट में इंक्लूड हो गया है जिनको आप ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो लाइक दिस आपको वहाँ पे दीज पार्ट में भी डाउट होता है कि ओल्ड की बात कर रहे हैं या न्यू की बात कर रहे हैं। इसलिए एक करेक्ट वे क्या है कि आप इसको फर्स्ट से लोअर नंबर जीरो आप स्पेसिफाई करते हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर है नंबरिंग के लिए।
कि टेम्परेचर, एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी और एंट्रोपी, these 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, बट जीरोथ लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद डिस्कवर हुआ है, बट मोर फंडामेंटल होने से इसको जीरो नंबरिंग रिप्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये, चाहे उस आने वाले लेक्चर में हो या उससे नेक्स्ट लेक्चर में ये डिटेल में डिस्कस हो, बट एक आइडिया मैंने किया है कि इस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो आपके सिलेबस में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्ड लिखा हुआ है नेट के सिलेबस में, उससे मोर सिलेबस थर्मोडायनामिक्स का इंक्लूड होता है। तो जो बेसिक पार्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में डिस्कस किया है, जो भी आपको पॉइंट्स मैंने बताए, आपको न्यू लगे, आपको पहले से पता हो, जब भी इनका एप्लीकेशन हो आपको करेक्टली रिकॉल हो जाने चाहिए। तो these 2 लेक्चर्स के सिलेबस को एक बार जाके जरूर रिवाइज कर लेंगे, जिससे आप करेक्टली इनको अप्लाई कर पाएं। और जो 3 पार्ट मैंने पढ़ने के लिए बोला है, जरूर पढ़ के आएंगे। जब कभी रिक्वायर्ड होगा तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन है, क्या करेक्ट अप्रोच है, वो मैं डिस्कस करूंगा, तो इजीली रिलेट कर पाएंगे। लेक्चर 7 to 9 था, टाइम हो गया है सर, एक बार सिलेक्ट कर स्लाइड 1 दिखा दीजिए। एक आपसे डिस्कस करना था, आपने क्वांटम के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं नहीं? रिप्लाई करेंगे। शायद 9 या 10 डेज का डिफरेंस हो गया। जो कुछ किए सर, कुछ नहीं हो पाए। मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूँ स्लाइड को। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा हूँ, जिन्होंने नहीं ट्राई किए हैं जरूर ट्राई कर लें। हो सकता है कि कल के बाद जो लेक्चर हो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन डिस्कस हो। आप लोग क्या मिस्टेक किए हैं, या ये मान लीजिए फिर प्रैक्टिस के लिए मोर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होंगे। जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर एक बार खुद को टेस्ट कर लीजिए कि आप लोग कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, या आपने जो सीखा है, जो मैंने पढ़ाया है, वो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। थर्मोडायनामिक्स में अब तक मैंने एग्जाम का कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। सर एग्जाम सीएसआईआर का जुलाई तक पोस्टपोन हुआ है, तो लेक्चर वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड ऐप में रहेंगे ना तब? तो ये सब क्वेश्चंस आप रिसेप्शन पे या मैनेजमेंट टीम से मालूम करिए कब तक अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, वो लोग ही बता सकते हैं। वो तो उन्होंने बोला जब तक एग्जाम होता है, जैसा एग्जाम हुआ उसकी एक रात पहले तक। हाँ जी, वो एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, ज्वाइन किए होंगे, उन्होंने ही बताया होगा। ठीक है, तो उन्हीं से आप क्वेश्चंस पूछेंगे। मुझसे सिर्फ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सर ये जो आपने जो एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल बताए हैं, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, इसको सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। अभी से जाके एक बार पढ़ लीजिएगा जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं। जो बेसिक डेफिनेशंस थी जो मैंने आज पढ़ाया, अगर वो आपको यहाँ पे आप चेक करिए, ये जो हीट का अमाउंट है हीट कैपेसिटी के टर्म्स में, ये हीट कैपेसिटी यहाँ पे बताया, ये नोट कराया। इस हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन में मास ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुआ है। अब आपने ½ लीटर वाटर लिया और अनदर वेसल में 1 लीटर वाटर लिया, दोनों को सेम टेम्परेचर चेंज करना है, क्या दोनों में अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा? नहीं। क्यों? दोनों जो लीटर जो मैंने वर्ड लिया वॉल्यूम का, दोनों में मास का जो वाटर का अमाउंट है वो चेंज है, और वाटर का अमाउंट चेंज होने से हमें हीट ट्रांसफर डिफरेंट अमाउंट में करना पड़ेगा। और ये पार्ट सेम हो गया, और चेंज होने से ये हीट हमें डिफरेंट क्यों प्रोवाइड करना है? क्योंकि ये सीरियस तो मास पे डिपेंड करता है, ये अमाउंट चेंज है वहाँ पे। अगर आपने मटेरियल स्पेसिफाई कर दिया वाटर, तो वाटर के 1 ग्राम के लिए जो हीट ट्रांसफर चाहिए 1 टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो सेम रहेगा, चाहे आप फर्स्ट वेसल का चेक करें चाहे सेकंड का चेक करें। बट दोनों में जो मास कंटेंट चेंज हो रहा है उससे हीट कैपेसिटी चेंज हो गई, और हीट कैपेसिटी चेंज होने से आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में चेक करिए, मास हाफ हो रहा है पर ग्राम का अमाउंट सेम है, तो मास हाफ होने से हीट कैपेसिटी का अमाउंट भी तो हाफ हो जाएगा, और जब हीट कैपेसिटी हाफ हो जाएगा तो हीट कैपेसिटी किस क्लास में जाएगा? एक्सटेंसिव में। बट स्पेसिफिक हीट इस डिवीजन से अनचेंज रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, तो इंटेंसिव में नोट रहेगा। तो ये तब आप क्लासिफाई कर पाएंगे, तब आप कैटेगराइज कर पाएंगे, तब चेक कर पाएंगे। जो बेसिक डेफिनेशंस मैंने नोट कराई हैं उनको आप नोट करके ही ना छोड़ें, उनको पढ़ लें एक बार। कई बार लगता है कि कुछ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि जो सर ने नोट कराया वो तो हमें आता है, मैं भी कह रहा हूँ आता है। जब मैंने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया होगा फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको यही बोला होगा कि थर्मोडायनामिक्स का मोस्टली सिलेबस 12th लेवल का है। ग्रेजुएशन लेवल पे हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में थर्मोडायनामिक्स का कोई पार्ट रहा हो, बाकी ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पे मोस्टली सिलेबस होता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का। तो यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों को इंप्रूवमेंट होना है मेरे पढ़ाने से, वो इंप्रूवमेंट 10%, 20%, 30% होगा। किसी को कंप्लीटली न्यू लगेगा, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जो रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो नोट कराया है वो जरूर जाके पढ़ा करिए, नहीं तो नोटबुक किसी और के लिए ही बनेगा, आप उसका बेनिफिट लीजिए। सर ये जितना भी स्पेसिफिक रिलेटेड टर्म है ये सब इसमें ही जाएगा ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जाएगा अपना। स्पेसिफिक मैंने एक कॉमन वर्ड बताया कि स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, जैसे स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं। हाँ सर।
ठीक है, उसी से रिलेट किया मैंने स्पेसिफिक हीट को भी। तो स्पेसिफिक में पर यूनिट मास आता है ऑटोमेटिकली। अब जो उसका न्यूमरेटर पार्ट है अगर वो एक्सटेंसिव है तो डिनोमिनेटर तो एक्सटेंसिव है ही, हाँ सर। ठीक है, तो इंटेंसिव क्लास में चला जाएगा। सर क्वांटम से कुछ पूछ सकते हैं? क्या पूछना है बताइए सर। उधर वो जो अर्नफेस्ट थ्योरम है उधर एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो है सर डीडीटी स्मॉल डेल पी स्क्वायर। थोड़ा अगर हिंट्स कर देते तो अच्छा होता। किसी एग्जाम का क्वेश्चन है या आप खुद से पूछ रहे हैं? नहीं सर, एग्जाम का क्वेश्चन। किस एग्जाम का? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। बताइए। डीडीटी ऑफ डेल स्मॉल डेल पी स्क्वायर। डीडीटी डी फिर से बोलिए। डी बाई डी टी। हां सर, डी बाई डी टी स्मॉल डेल पी स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड पी स्क्वायर। हां मोमेंटम स्क्वायर। हां। तो आप क्या नाम बोले थे? अनफेस्ट थ्योरम। हां, मैं उसे ट्राई कर रहा था। अनफेस्ट थ्योरम सिर्फ टू पार्ट को रिलेट करता है, वेलोसिटी और फोर्स, सभी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहाँ पे अनफेस्ट थ्योरम वर्ड ना यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स वर्ड यूज करिए। ओके सर। जो मैंने आपको ये हिंट किया था श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में 1/IH क्रॉस एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ A विद H, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब यही पार्ट अगर इंटरेक्शन पिक्चर में या हाइजेनबर्ग पिक्चर में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन को हटा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम मेंशन होगा कि एक्सपेक्टेशन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मोमेंटम टाइम से इंडिपेंडेंट है तो ये पार्ट भी हट जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करिए जो ऑपरेटर है वो डेल पी स्क्वायर है, तो डेल पी स्क्वायर यहाँ पे आप रिप्लेस कर लीजिए। H से कम्यूटेटर फाइंड करना है और डेल पी स्क्वायर आप जब यूज करते हैं तो p पावर 4 माइनस पी स्क्वायर बनेगा। क्लियर है एक्सपेक्टेशन टर्म में? तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो हो जाएगा नहीं? हाँ, तो सर एज का टर्म जैसे मतलब हम लोग लेते थे उसी टर्म में लेंगे। सिस्टम अगर डिफाइन नहीं है तो फ्री पार्टिकल का है तो p स्क्वायर बाय 2 आना जाएगा। अगर वहाँ पे कहा हार्मोनिक ऑसिलेटर या कोई और पार्ट का तो पोटेंशियल इंक्लूड करना। अच्छा सर, और सर अगर सर इधर डेल पी स्क्वायर का प्लेस में सर डेल एक्स इनटू डेल पी होता तो उधर सर डेल पी स्क्वायर में मतलब डेल पी स्क्वायर है और एक है डेल एक्स डेल पी। ये टर्म नहीं सर, डेल एक्स डेल पी मतलब वो जो डेल पी स्क्वायर है उसका प्लेस में डेल एक्स हाँ और डेल पी। तो इसको फिर जैसे हाँ इसको h कट बाय 2 लेके हम लोग कर सकते हैं क्या? वो सिर्फ मैंने देखो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स भूल जाता है, मेरे पढ़ाने का आप लोग बेनिफिट नहीं लेते, आप फिर से वो अपने ओल्ड मेमोरी पे जा रहे हैं। ये हमेशा h क्रॉस बाय 2 नहीं होता, ये जनरली बताया था h क्रॉस बाय 2 और एक आता है 1/2i। वो जनरलाइज टर्म है, वो एक्सपेक्टेशन से आप निकाल सकते हैं अगर x की कम्यूटेटर आपको पता है। हां सर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको h क्रॉस बाय 2, h क्रॉस बाय 4 या सॉरी h क्रॉस ये आपका 3 h क्रॉस बाय 2 वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। h क्रॉस बाय 2 से लेस नहीं लेना है, हायर वैल्यू। अगर आपको नॉन सिस्टम है तो मैंने वो नॉट सभी सिस्टम के लिए आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इनएफिशिएंट के लिए बताया है, वो आप यूज कर लेंगे। अगर वहाँ पे कोई सिस्टम रेफरेंस के लिए नहीं दिया तो आप जनरलाइज रिजल्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। सर एक क्वांटम का क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी सर, ये जब आपने वेव फंक्शंस पढ़ाया था और उसमें जो आपने ये फाइनाइटनेस और इनफाइनाइटनेस चेक करना बताया था, उसमें आपने क्वेश्चन करवाया था कि a e टू द पावर माइनस k x स्क्वायर्ड, a e टू पावर माइनस k x स्क्वायर्ड। और इसमें आपने बोला था कि k इज अ रियल एंड फाइनाइट कांस्टेंट, k इज रियल एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नहीं बोला था, यही मुझे पूछना ही था आपसे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट तो ऑटोमेटिकली फाइनाइट होगा ही होगा जी। तो मतलब इसमें से फिर आपने फाइनाइटनेस चेक करने के लिए जो कहा था, तो आपने कहा था ये फंक्शन तो चेक करना फाइनाइट जी, बट k की जो कंडीशन बताई होगी वो पॉजिटिव और रियल बताई होगी। नहीं सर, ये मैंने चेक किया इसके रिकॉर्डिंग में, आपने बताया k इज रियल एंड फाइनाइट, पॉजिटिव वर्ड आपने नहीं यूज किया था। पॉजिटिव ही रहा होगा, वो ऐसा हो सकता है कि दैट टाइम पे वर्ड मिस हो गया हो, ठीक है जी। बट क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ a कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट हमने कह दिया तो ये फाइनाइट की चांस ज्यादा है ना जी। वही वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट जो वैल्यू है अगर हम इंक्लूड कर लेंगे ये पार्ट, तो फिर हम चेक किस पार्ट को करेंगे x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। ए आपने बोला था कि ए कैन बी ईदर रियल और कॉम्प्लेक्स, और के आपने बोला था इज रियल एंड फाइनाइट। ये तो नॉर्मेशन कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है जनरली जी जी। बट k की वैल्यू रियल होगी, रियल क्योंकि आप रियल इस फंक्शन को इजीली चेक कर पाएंगे जी, ठीक है। तो k रियल है और पॉजिटिव कांस्टेंट है, अब इसके आगे आप चेक कर सकते हैं। हां, इस तरह के आपने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें पॉजिटिव वर्ड मिसिंग था, उसमें ठीक है। नहीं, जहां पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होगी वहां पॉजिटिव लिया होगा। अगर कहीं पे ये स्क्वायर में हो, मान के चलिए ये स्क्वायर में हो, तो पॉजिटिव की कंडीशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जी जी। अगर k को नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पे, अगर इस पार्ट को इस फॉर्म में, तो k नेगेटिव होने से k की वैल्यू -5 ले लिया मैं, तो +5 हो गया जी वही तो, अब ये डाइवर्ट कर जाएगा, फिर प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी और पॉजिटिव होना अगर वहाँ पे ये 1 पावर में लिया हुआ है कोई कांस्टेंट को और माइनस दिया हुआ है, तो उसका फाइनाइट होने की कंडीशन और इनफाइनाइट होने की कंडीशन डिपेंड करेगा कि वेरिएशन प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। वही बिल्कुल। थैंक यू।
तो सर एक चीज और थी, वो जब आपने वेव फंक्शंस को बताया था कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस कौन से होते हैं, तो सर उसमें आपने बताया था कि जो लास्ट कंडीशन थी वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल जी हाँ जी बोलिए। तो सर क्या पूछना है? उसमें पूछा था सर नॉर्मलाइज्ड होना जरूरी है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल होना जरूरी तो स्क्वायर इंटीग्रल एक जनरलाइज्ड वर्ड है है? जी स्क्वायर इंटीग्रल में ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज किया है। एक कोई क्वांटिटी आई 200, एक क्वांटिटी आई 1, एक आई 1/2। आप ये बताइए ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। अब 20 एग्जाम्पल में चेक करिए, ये नॉर्मलाइज नहीं, बट ये नॉर्मलाइज हो गया। बट मैंने वर्ड यूज किया फाइनाइट, सारे वर्ड फाइनाइट हैं, 3 वैल्यूज। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में अगर हम इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस करते हैं साई मॉड स्क्वायर dx, तो ये मैंने नोट कराया वहाँ पे फाइनाइट होना चाहिए। यस बट अगर ये वैल्यू 1 हो तब भी तो फाइनाइट है या नहीं? जी सर फाइनाइट है। तो मतलब अगर इसकी अब ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बताता है। तो इसकी वैल्यू समझ लीजिए, ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू मान लीजिए जैसे भी आपने कहा 200 अगर आ रही है, हाँ तो तो ये अभी भी स्क्वायर इंटीग्रेबल है, बट नॉर्मलाइज नहीं। ये एक्सेप्टेबल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा हम जब इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करेंगे, जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब हमें कंपेयर करना होगा किसी मतलब 2 ऑब्जर्वेबल के रिजल्ट को कंपेयर करना हो, या हमें एक ही ऑब्जर्वेबल है सिस्टम को स्टडी कर रहा है और अलग अलग रीजन की प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करना हो, तब हमें नॉर्मलाइजेशन भी रिक्वायर्ड होगा, जिससे हम करेक्टली चेक कर पाएं कि 100% प्रोबेबिलिटी 1 है और किसी एक पर्टिकुलर रीजन में उस 1 के रेस्पेक्ट में कितने % चांसेस हैं, जो आप 200 से चेक नहीं कर सकते। अब अगर इस रिजल्ट को 200 से डिवाइड कर दें तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर इसको इनफाइनाइट हो जाए अगर ये पार्ट, तो इनफाइनाइट पार्ट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्योंकि ये फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर इंटीग्रेबल एक जनरलाइज्ड कंडीशन है और इस स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन का एक पर्टिकुलर कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और कुछ नहीं कुछ? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, सर इज इट पॉसिबल टू डिराइव सिलेक्शन रूल्स या फिर वो टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है? एक दिन और पूछा था आप ही ने या किसी और ने, किसके सिलेक्शन रूल? नहीं सर मैंने नहीं पूछा सर। हमारे जो मतलब एटॉमिक क्वांटम मैकेनिक्स में जब टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टार्ट नहीं होता उससे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था। आप कोई नहीं सर मैंने हाँ कोई बात नहीं, आपने नहीं पूछा होगा। कोई एग्जाम किसके लिए चेक करना वो बताइए। सर हम जैसे जो हम जब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, एल वगैरह सारे जो रिजल्ट आते हैं उसमें सर जो हमें ए और एल वगैरह बहुत बेसिक सिलेक्शन रूल की बात कर रहा हूं, बहुत बेसिक सिलेक्शन रूल की बात कर रहा हूं मैं। आपने ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ा होगा सिलेक्शन रूल डेल्टा एल प्लस माइनस 1 पढ़ा है? यस सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डेल्टा एल प्लस माइनस 1, यस सर। और इसमें डेल्टा एल 0 अलाउड नहीं होता। तो रिकॉल करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन जो आपको मॉड स्क्वायर टर्म में डिफाइन किया है। बाकी पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। T1 to T2 एक्सपोनेंशियल टर्म को भी भूल जाइए। एक टर्म आ रहा है यहाँ पे साई एफ वी साई। अब अगर ये टर्म 0 हो जाए तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन 0 बन जाए। 0 आए या नियरली 0 आए, एक सेमी एम्पिरिकल अप्रोच भी है। अभी थियोरेटिकली हम जब पढ़ रहे हैं तब इसको 0 और नॉन 0 पढ़ रहे हैं, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू है वो वेरी स्मॉल आए, तो एग्जैक्टली 0 नहीं है। चांसेस तो हैं बट वेरी स्मॉल चांसेस हैं। जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी या सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी अगर आप अप्लाई करने लगे तो वहाँ पे जब इंटरेक्शन चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर में तो ना हो, सेकंड ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, तो जस्ट मैं हिंट कर रहा था इस पार्ट पे। बाकी पार्ट के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन 0 और नॉन 0 किस पे डिपेंड करेगा? इस पोजीशन टर्म के इंटीग्रल पार्ट पे। और ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये आपको हिंट किया इंटीग्रेशन ओवर पोजीशन स्पेस, इस परटर्बेशन में भी पोजीशन डिपेंडेंट टर्म आएगा। टाइम वाला पार्ट तो टाइम के साथ इंटीग्रल कर लेंगे, बट यहाँ पे पोजीशन के टर्म्स में आएगा। अब जो इंटरेक्शन है यहाँ पे, जो भी इंटरेक्शन होगा, जो अलग अलग स्पेक्ट्रा के लिए अलग अलग इंटरेक्शन के लिए, जैसे स्टार के इफेक्ट में कुछ और पढ़ेंगे, जीमन इफेक्ट में कुछ और पढ़ेंगे, तो ये जो परटर्बेशन टर्म है, हम मान के चलिए कहीं पे ये टर्म साइन पार्ट आ जाए इसी तरह से पोजीशन में। अब ये इंटीग्रेशन ऑल स्पेस पे ले रहे हैं आप, -∞ to +∞। इन वेव फंक्शन की पेरिटी आपको बताया पहले से। अब यहाँ पे साइन टर्म आ जाए तो आप 0 और नॉन 0 चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब इस परटर्बेशन में बाकी पार्ट कांस्टेंट ले लिया, ये पोजीशन डिपेंडेंट आ जाए, एक्स डिपेंडेंट आ जाए। मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे। अब आप ये चेक करिए जो यहाँ पे बताया जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जब आप आगे कपलिंग पढ़े होंगे, जो भी पार्ट पढ़े होंगे, तो यहाँ पे इसी को रेफरेंस मान के चलते हैं कि अगर कोई हम यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में जो आप ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो ये एक्स के डिपेंडेंट बनेगा या आर के डिपेंडेंट बनेगा। अब जब यहाँ से चेक करेंगे तो एक्स ऑड ऑपरेटर है और ऑड ऑपरेटर है, तो इन दोनों की पेरिटी अगर डिफरेंट हो जाए तो ये इंटीग्रेंड इवन बन जाएगा, और इवन होगा तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन 0 बनेगा, इसका मॉड स्क्वायर नॉन 0 बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन नॉन 0 आएगा, जो आपको पेरिटी चेंज करने के लिए +-1 लिखा हुआ है। जिस स्टेट से अनदर स्टेट में हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो दोनों की पेरिटी अपोजिट होनी चाहिए। -1 पावर l से बताया था कि मैंने, रिकॉल करिए, बताया था नहीं कि पेरिटी आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में -1 पावर l से पढ़ते होंगे। अगर
इसके लिए पेरिटी इवन है तो इसके लिए ऑड आना चाहिए। जब एक के लिए इवन और एक के लिए ऑड है, एक के लिए एल मैंने 0 पढ़ लिया, एक के लिए एल 1 पढ़ लिया, डेल्टा एल वैल्यू कितना है यहाँ पे +1। क्लियर है? एक के लिए एल वैल्यू 2 है, एक के लिए एल वैल्यू 1 है। अब फाइनल स्टेट में कौन सा है, उसमें डेल्टा एल वैल्यू मान के चलिए मैंने इसको फाइनल स्टेट ले लिया, इसको इनिशियल स्टेट ले लिया, तो ये -1 बन गया। ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं। तो आप यहाँ पे चेक करिए, l = 0 के लिए इवन, l = 2 के लिए इवन, ये इवन है, ठीक है, और ये ऑड है। दोनों की पेरिटी अपोजिट हुई। और x पावर 1 था यहाँ पे, इसलिए हमें इंटीग्रैंड को चेक करना है कि इवन होना चाहिए इक्वल अपोजिट पेरिटी इसमें लिमिट के लिए। तो डिपेंड करता है, हमेशा ये रूल नहीं लगे होंगे, ठीक है, यही पार्ट नहीं बना होगा। जीमन इफेक्ट में आपने जीमन इफेक्ट में ml वैल्यू पे गए हो, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कराते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करने के लिए अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो -μ.b अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और μ.b में अगर b आपने z एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया तो बोर मैग्नेट्रॉन में यही वैल्यू ml के टर्म्स में चला जाएगा। तो ml से तब आप चेक करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक में ये वैल्यू, ml पे कंडीशन चेक करेंगे तब ये मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो बनेगा। वो पार्ट आप वहाँ पे पढ़े होंगे, ml वैल्यू 0 और +-1 होना चाहिए। जब आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो एनोमलस फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ml और mj पार्ट पे चेक किए होंगे। इसी में पास्चन इफेक्ट भी पढ़े होंगे जब आपने ms के लिए अलग से कंडीशन अप्लाई करी होगी। ये पॉइंट क्लियर कर पा रहे हैं? यस सर। तो ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का एप्लीकेशन करके हम सिलेक्शन रूल निकालते हैं जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में डायरेक्ट फिक्स होता है। डाउट एलिमिनेट हुआ? और पूछना है किसी को? नो सर। मैं एग्जिट करता हूँ।